नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीवी लाइव। मैं इस समय पिटोल की इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे हूं जो कि गुजरात और एमपी को जोड़ती है। और इसी पिटोल की चेक पोस्ट से मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों के लिए बसें जा रही हैं। एमपी के जितने भी लोग यहां पर आ रहे हैं, किसी भी माध्यम से आ रहे हैं, हालांकि सरकार उनको लेने नहीं जा रही है, लेकिन अगर आप गुजरात में फंसे हैं, पैदल, साइकिल से, ऑटो से या गुजरात बाउंड्री तक पास बनाकर कैसे भी अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ आपका स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य की जांच करने के बाद आपको खाना मिल रहा है और यहाँ पर बसें लगी हैं, उनके ज़रिए आपको आपके ज़िले के लिए रवाना किया जाएगा। तो ये जो बॉर्डर है, यहाँ पर 15 दिन से ये सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे जो पिटोल के जो यहाँ लास्ट गांव है एमपी गुजरात बॉर्डर का, झाबुआ ज़िले का एमपी के, उसके हमारे रिपोर्टर भूपेंद्र सिंह नायक। ये लगातार सुबह, दोपहर, शाम, रात यहाँ पर सक्रिय हैं, सेवा भी कर रहे हैं और रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। इनकी कई रिपोर्टिंग आपने देखी होगी। इस इंटरव्यू में इनसे मैं बात करूंगा, इनसे जानूंगा कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर किस तरीके के लोग आते हैं, किस तरीके की परेशानी से घिरे हुए लोग आते हैं, कैसे प्रशासन उनके साथ व्यवहार करता है, व्यवहार अच्छा है या बुरा है, कभी अच्छा है या कभी बुरा है। और ये जो बातचीत है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बातचीत के निचोड़ से आप समझ लीजिएगा कि आपका इस पिटोल बॉर्डर पे पहुंचना कितना अच्छा होगा, उचित होगा या नहीं होगा। तो भूपेंद्र भाई, शुरुआत करते हैं। 15 दिन हो गए, एक लाइन में आप बताइए कि पिटोल चेक पोस्ट पे क्या चल रहा है। एमपी के लोग आते हैं तो क्या होता है, यूपी के लोग आते हैं तो क्या होता है, बिहार के लोग आते हैं तो क्या होता है। सर, इसमें ऐसा है कि 15 दिनों में जो शुरू की व्यवस्थाएं रही वो तो यूपी और बिहार वालों के लिए अच्छी रही, 3 दिन की। उसके बाद सरकारों का तालमेल नहीं होने से वापस यूपी वालों को रोक दिया गया। एमपी के हर ज़िले के प्रवासी मजदूर को उसके गांव तक छोड़ा जा रहा है, पर यूपी बिहार वालों की ये व्यथा है कि वो पैदल पैदल चलते हैं, उनके पैरों में छाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माताओं की व्यथाएँ हैं, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार का तालमेल ये है कि गुजरात में भी एमपी बीजेपी सरकार है, एमपी में भी बीजेपी सरकार है, यूपी में भी बीजेपी सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, जहां पूरा शासन ही एक ही सत्ता का है। उसके बावजूद भी यूपी और बिहार के लोगों और झारखंड के लोगों को मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे इंसान नहीं समझा जाता है। वो अपने आप को इतना व्यथित समझते हैं कि वे यहीं आत्महत्या कर ले या मर जाए। उनके छोटे छोटे बच्चों को तोक के चलते हैं और उनको यहाँ तक आने के बाद या तो चोरी छुपे ग्रामीण रास्तों से जाना पड़ रहा है, या फिर वो दबे पाँव रात में यहाँ जो भी भोजन पानी मिलता है तो ठीक, नहीं तो वही सेव परमल या जो भी कोई दे देता है वो खा के आगे चल रहे हैं और नर्क भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। इन्हीं यूपी बिहार के मज़दूरों ने गुजरात सरकार के विकास की नींव रखी। यही लोग वहाँ काम करते हैं, ये उसी काम को इतना विकास की ओर ले जाते हैं। वही गुजरात सरकार आज इनको दर दर की ठोकरें खाकर, ठोकर मारकर निकाल रहा है। वहाँ का पुलिस प्रशासन सख्त है। अगर कोई ड्राइवर लाचारी में इन लोगों को देखता है और अपनी गाड़ियों में बिठा लाता है, उस गाड़ी को दिन भर तक रोकते हैं और जहाँ से बिठा के लाता वहाँ वापस छोड़ने के लिए दबाव बनाते हैं। कई लोग पैसा दे के आ रहे हैं। आपको ये बता दें, जैसा भूपेंद्र भाई ने बताया कि यूपी के लोगों को एंट्री नहीं हो रही है, दोनों सरकारों के भी तालमेल नहीं है। एक दिन के लिए एंट्री हुई थी, लेकिन उसके बाद यूपी सरकार ने एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी में कहा कि जब तक हम न कहें यूपी के लोगों को आप गुजरात से एमपी में एंट्री न दें। यही कारण है कि आज 7 दिन हो गए हैं, लीगल एंट्री नहीं है। एमपी के लोगों की है, यूपी बिहार के लोगों की इस पिटोल बॉर्डर से लीगल एंट्री नहीं है। जो लोग भी आ रहे हैं वो अपने रिस्क पे आ रहे हैं और उनको यहाँ से साधन नहीं है, वो फिर अपने पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। दूसरा सवाल ये है कि इस चेक पोस्ट पे सरकार का ये दावा है, पूरी एमपी गवर्नमेंट का, उनकी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको बढ़िया खाना, बढ़िया इलाज, बढ़िया स्कैनिंग हो रही है, उनकी पानी की व्यवस्था है। आप यहाँ पर लगातार हैं, इस दावे पे आपका क्या कहना है? सर, ये मामला 50-50% तो सत्य है कि कुछ समय के लिए भोजन अच्छा मिलता है, गर्म आता है तब भोजन मिलता है। वही भोजन दोपहर तक चलता है। भोजन में गुणवत्ता नहीं है, केवल पूड़ी और उसके साथ कोई भी सब्जी दे दी जाती है। पानी की व्यवस्था है कि जो प्रॉपर स्तर के ग्राम पंचायतों के टैंकर हैं वो लगाए जाते हैं, कब खाली हो जाए, कब भरा जाए। अभी आप देखें तो वहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सरकारी डॉक्टर कम हैं या निजी चिकित्सक कहा जाता है, वो लोग आज इस संक्रमण काल में
यहाँ सेवा दे रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा दे रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि प्रशासन के सीनियर अधिकारी की देखरेख में इन आयुष डॉक्टरों से सेवा लेना चाहिए और इनसे काम कराना चाहिए। पर सुबह दोपहर, सुबह 8 से 2 तक आयुष डॉक्टर आएंगे, फिर 2 से रात के 8 तक, फिर रात से, ऐसा 4-4 शिफ्टों में ये लोग काम कर रहे हैं। और ये अभी झाबुआ ज़िले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो निजी चिकित्सक हैं, संगठन के लोग हैं, वे यहाँ सेवा दे रहे हैं, वे स्कैनिंग कर रहे हैं। लेकिन आप बता रहे हैं पानी के टैंकर आते हैं, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि कैंपर आते हैं पानी के। कुछ कैंपर आते हैं जो जहाँ इनका जो लिखा पढ़ी का और जो फॉर्म वगैरह भरते हैं, जो गाड़ियों के लिए पास बनाते हैं, उस पास की वजह पर रखे हैं और उनको कुछ ही लोग उपयोग कर पाते हैं। कई बार तो डॉक्टर झाबुआ लाइव से संपर्क करते हैं कि आप हमें पानी की व्यवस्था कराएं। तब हम लोगों को, प्रशासन को फ़ोन लगाते हैं कि डॉक्टर लोग परेशान हो रहे हैं, कर्मचारी, प्रशासनिक अमला यहाँ मुस्तैदी से लगा हुआ है। पर प्रशासनिक अमले में भी कभी कभी तालमेल नहीं होता है। सुबह की शिफ्ट के लोग आते हैं, वो अलग नियम बनाते हैं और सवारियों को भेजते हैं, उसमें सवारियाँ परेशान होती है। एक बड़ा सवाल यहाँ बस ऑपरेटरों की मिलीभगत का आ रहा है, क्योंकि बस ऑपरेटर यहाँ से 30 या 35 सवारी भरते हैं, आगे जाते हैं, बस रोकते हैं, फिर दूसरी बस आती है, 2 बसों की सवारी, 3 बसों की सवारी 2 बसों में कन्वर्ट करके एक बस को वापस ले आते हैं और अपना 2 नंबर का जो कामकाज है वो भी यहाँ चला रहे हैं। अच्छा, जो बड़ी तादाद में हमने देखा कि जो लोग आ रहे हैं पैदल, पैरों में छाले हैं, कुछ बीमार हैं, उनका यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट की क्या व्यवस्था है? यहाँ उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई सरकारी डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है। दर्द की गोली भी दे रहे हैं कि नहीं? कुछ नहीं, इनके पास केवल एक स्कैनिंग की मशीन है और ये लोग जहाँ जाने वाले हैं उनका आधार कार्ड के ऊपर अपना एक फॉर्म भर देते हैं और उस रूट की गाड़ी के अंदर इनको बिठा देते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था मेडिकल की नहीं है कि उनका प्राथमिक उपचार करके उनको थोड़ा सा सहायता दी जाए। देखिए, ये बड़ी विडम्बना है कि जो मजदूर कई किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचते हैं, जिनके पैरों में छाले हैं, जिनके पैर सूज गए हैं, मसल्स उनकी दर्द करती हैं, ये सरकार उनको एक गोली तक नहीं दे पा रही है इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे। ये एक विडम्बना है। सर, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि वंदे भारत इंडिया के तहत वो लोग किराया देकर भी इंडिया में पहुंच रहे हैं जो विदेशों में पड़े हैं, तो क्या सरकार की संवेदनाएं ख़त्म हो गई कि कल सूरत में एक बारूद फटा, बारूद जैसा सैलाब उमड़ा, हरियाणा में उमड़ा कि ये प्रवासी मजदूर जो यूपी और बिहार के ज़्यादातर हैं, वे निकल के अपने घर जाना चाहते हैं और उन्हें पुलिस डंडे मार मार कर वापस कर रही है, वो लोग दुखी हैं। तो क्या केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं कि विदेशों से पैसा दे के भले उनको एरोप्लेन से लाया जा रहा है, ये बेचारे मजदूर भी अपना पैसा दे के इनके घर तक पहुंच जाए? क्या सरकार अपनी इस मामले में कोई रणनीति बनाएगी? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, मैंने अपने वीडियो में भी कहा था। पहली बात तो ये कि इस देश में एक इंडिया है और एक भारत है। ये देश है हिंदुस्तान, लेकिन सरकार ने भी इसको 2 भागों में बांट दिया है। तो जो इंडियंस हैं, यानी अमीर लोग हैं, जो कॉरपोरेट लोग हैं, उनके बच्चे बाहर हैं या वो लोग बाहर हैं, उनका डेटा सरकार के पास होता है, पासपोर्ट जारी होता है, वीज़ा की कंफर्मेशन आती है, तो उनका डेटा तो सरकार के पास है। लेकिन मनरेगा जैसी बड़ी योजना होने के बावजूद भी मज़दूरों का डेटा हमारी किसी भी सरकार के पास नहीं है या सरकारों को रुचि नहीं है। यही वजह है कि मज़दूरों को आज 45 दिन बाद भी सड़क पर चलना पड़ रहा है। पैरों में छाले हैं, पेट खाली है, अन्न का दाना नहीं है, जेब खाली है। सरकारें ये जानती हैं कि ये जो मज़दूर हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन जीते हैं। वो हाथ में पत्थर नहीं उठाएंगे, चाहे वो कितना भी परेशान हो जाए, कई किलोमीटर पैदल चल लें। और यही सरकार जानती है और इसी वजह से सरकार पूरी बेरुखी बताती है। ये विफलता है। तंत्र को अपने व्यक्ति तक पहुंचने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसके पास डेटा होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये सरकार की विफलता है। और इस महामारी के बाद कम से कम सरकारों को अकल ले लेनी चाहिए कि किसी भी प्रदेश का, किसी भी ज़िले का, किसी भी गांव का कोई भी नागरिक अगर बाहर है तो वो कहाँ है, ये तो सरकार को मालूम है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना के रोज़ाना 3 से 5 हज़ार मरीज़ हमारे देश में बढ़ रहे हैं। 17 तारीख तक का ये लॉकडाउन है। क्या ये लॉकडाउन बढ़ेगा उसके बाद भी मजदूरों की यही व्यथा रहेगी कि 17 तारीख से पहले देश भर में, देश के सभी राज्यों के मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाया जाए? ऐसी सरकार की कोई योजना होगी? देखिए, सरकार की कोई योजना नहीं थी, सरकार टालना चाहती थी। लेकिन जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे आई, जो सोशल मीडिया ने काम किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने
भले कम दिखाया हो, लेकिन सोशल मीडिया ने जो अपनी ताकत बताई, जब तस्वीरें वायरल हुई कि कोई मजबूर माँ अपने बच्चे को लेकर चल रही है, कई किलोमीटर का सफ़र कर रही है, कोई बूढ़ा सफ़र कर रहा है, किसी के पैरों में छाले हैं, तो जब सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर जब ये चीज़ें आई, तब एक दबाव बना सरकार पर। उसके बाद ही आप देखिए कि ट्रेन चलाने का फैसला हुआ, ये बसेस के फैसले हुए। सरकार की कोई योजना नहीं थी और इसीलिए इतना विलम्ब हो रहा है। योजना होती तो शायद ये लोग 40 दिन के पहले ही सब लोग अपने घर पहुंच जाते। आज 45 दिन बाद भी ये स्थिति है कि 70% लोग ही निकल पाए हैं, 30% लोग अभी भी फंसे पड़े हैं। और ये मान के चलिए कि आप आज 10 मई है, कम से कम 20 से 25 मई हो जाएगा, तब जाकर जो लोग जाना चाहते हैं वो अपने घरों में पहुंच पाएंगे। तो ये एक विफलता थी। और जब जन दबाव बढ़ा, जब सरकार की आलोचना होने लगी, तमाम राज्य सरकारों की आलोचना होने लगी, तब जाकर सरकार झुकी है, तब ये ट्रेनें चली हैं, तब तेज़ी से निकालने का काम शुरू हुआ है। लेकिन अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, ट्रेनें चल रही हैं, लोग आ रहे हैं, अपने घरों पे पहुंच रहे हैं। जिनके पास सूचनाएं नहीं हैं वो पैदल चल रहे हैं क्योंकि घबराहट फैली हुई है। लेकिन जैसे तैसे भी लोग, उम्मीद है कि अगले 10-12 दिनों में अपने ठिए पर यानी घर पे पहुंच जाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। सर, तेलंगाना, एक लास्ट सवाल है मेरा। तेलंगाना सरकार ने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है। अगर यही कोरोना की स्थिति बनी रही और मरीज बढ़ते रहे तो क्या हिंदुस्तान में भी आगे लॉकडाउन जाएगा? देखिए, ये मैंने पहले भी एक सवाल उठाया था कि जब देश में 500 मरीज़ थे तब देश में लॉकडाउन लगा। देश में आज 55,000 मरीज़ हैं, तब हम लॉकडाउन खोलने की बात कैसे कर सकते हैं? हमारे रेड जोन जो पहले दिन थे उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं, हम कैसे खोल सकते हैं? लेकिन शहरी क्षेत्र में ये 90% कोरोना इफेक्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में 10% है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में इकोनॉमी को सुदृढ़ और बनाए रखने की ज़रूरत है, इसीलिए शायद ग्रीन जोन के हिसाब से सहूलियत दी है। लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि देश में लॉकडाउन की, अगर हम कंपाइल लॉकडाउन की बात करें तो ये कम से कम 11 दिन का और बढ़ेगा 17 तारीख के बाद। ये जा सकता है 27 मई तक जा सकता है, और मोदी जी अगर चाहेंगे तो फिर ये 2 जून तक जाएगा, जैसा मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में बताया।